जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको सूत्रकणिका हिंदी में कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंती कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए काला युक्त कोशिकांग है। ये दोस्तों कोशिका का एक अंग होता है, कोशिका का एक भाग होता है जो कि कोशिका द्रव में मौजूद रहता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, भ्रूण किस में मिलता है। ऑप्शन है फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज में। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो है बीज से बाहर आता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों भ्रूण जो है बीज से बाहर आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। ऑप्शन है क्यूनिन, सल्फागुआनिडिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एस्पिरिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों सल्फागुआनिडिन भी एक प्रकार का प्रतिजैविक औषधि है और क्लोराम्फेनिकॉल भी एक प्रकार का प्रतिजैविक है। बी और सी, ये दोनों ही दोस्तों एक प्रकार के प्रतिजैविक है, तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि क्लोराम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। आगे दिया है सल्फागुआनिडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलजन्य रोगों के। दोस्तों टाइफाइड और कोलेरा जो है ये प्रदूषित जलों के यूज करने के कारण उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये जलजन्य रोग हो जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि टाइफाइड तथा कोलेरा जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है दोस्तों, इसके कारण टाइफाइड होता है। और कोलेरा का कारण विब्रियो कोलेरी होता है, ये भी एक प्रकार का जीवाणु है दोस्तों, विब्रियो कोलेरी, जिसके कारण कोलेरा होता है, जिसको हिंदी में हैजा कहते हैं। कोलेरा को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, हैजा कहते हैं। नामक जीवाणु होते हैं। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, प्रदूषित जल पीने की वजह से ये रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क या लीवर यानी यकृत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम कोई विषाक्त पदार्थ को खाते हैं तो हमारा लीवर जो है सबसे पहले प्रभावित होता है, यकृत तो दोस्तों सबसे पहले हमारा प्रभावित होता है।
इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है यकृत यानी कि लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं, और जो दोस्तों विषाक्त भोजन करने से ही हमारा लीवर जो है प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत में, अस्थि मज्जा में, तीली में, अग्नाशय में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और साथ ही तीली में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। दोस्तों तीली को अंग्रेजी में अस्पिलिन भी कहा जाता है, तीली को इंग्लिश में अस्पिलिन भी कहा जाता है, इसमें भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है, इसमें भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो इस वजह से दोस्तों इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में तीली या अस्पिलिन, इसको इंग्लिश में अस्पिलिन बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है, आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट दोस्तों एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, लिम्फोसाइट जो है वो हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओंकोजिन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्र ज्वर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग से। दोस्तों कर्क रोग को इंग्लिश में कैंसर भी कहा जाता है। कर्क रोग को इंग्लिश में दोस्तों कैंसर भी कहा जाता है और कैंसर का अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कैंसर का अध्ययन को दोस्तों ओंकोलॉजी भी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि ओंकोजिन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 ईस्वी में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सर्कोमा वायरस नाम दिया गया था। इसको दोस्तों रॉस सर्कोमा वायरस नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, यकृत, अग्नाशय, हृदय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। दोस्तों लाइपेज एंजाइम जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। दोस्तों अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं जिसको शॉर्टकट में लैट कहा जाता है। एल से दोस्तों लाइपेज होता है, ए से एमाइलेज होता है और टी से ट्रिप्सिन होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अग्नाशय से दोस्तों 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। ये तीनों अग्नाशय से स्रावित होता है जिसमें एल से लाइपेज होता है, ए से एमाइलेज होता है और टी से ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो ये तीनों दोस्तों अग्नाशय से स्रावित होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड्स के पाचन में दोस्तों लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट।
इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स का निर्मित होती है जो कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिर कणिकाओं किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चपटा सा होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, इनका केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है और गोल या एक और से कुछ चपटा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। एरिथ्रोसाइट दोस्तों प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। एरिथ्रोसाइट दोस्तों, जिसको आरबीसी कहा जाता है, यह प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम जो होता है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है, अर्थात क्लोरोफिल में कैल्शियम तत्व नहीं पाया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल दोस्तों एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह वर्णक दोस्तों पत्तों के हरे रंग का कारण है, अर्थात क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरे रंग का होता है। आगे दिया है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। उसके बाद यह है कि मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन भी मौजूद रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन दोस्तों कैल्शियम जो है उपस्थित नहीं रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन है छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग। क्षय रोग दोस्तों जिसको टीबी भी कहा जाता है, जिसको दोस्तों टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक भी कहा जाता है। BCG का टीका दोस्तों टीबी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, इसके रोकथाम के लिए दिया जाता है, जिसको क्षय रोग या तपेदिक भी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि BCG, जिसका पूरा नाम बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन होता है, का टीका तपेदिक या क्षय रोग यानी कि टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक इसको दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती है उतना ही प्रभाविता उतनी ही इसकी कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG का टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसको भी ध्यान में रखें दोस्तों, यदि जन्म के 12 माह बीत चुके हैं तो उसके बाद BCG का टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहा जाता है की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। क्योंकि दोस्तों ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में से किसी का भी दोस्तों प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में वही बात दिया हुआ है दोस्तों कि रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया, जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर है, के इलाज के लिए दिया जाता है। ल्यूकेमिया दोस्तों WBC की संख्या शरीर में बढ़ जाने की वजह से उत्पन्न होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ल्यूकेमिया जो है शरीर में WBC
यानी कि वाइट ब्लड सेल के बढ़ जाने की वजह से ये रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। ऑप्शन है तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनीय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आयनीय विकिरण ये जो है दोस्तों कर्क रोग उत्पन्न कर भी सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। अर्थात दोस्तों इसके वजह से कर्क रोग भी उत्पन्न हो जाता है और इसकी सहायता से कर्क रोग का उपचार भी किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है, अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि आयनीय विकिरण के लंबे समय तक प्रयोग से कैंसर हो सकता है और साथ ही कैंसर के उपचार में भी इसकी सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। दोस्तों सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। सहज प्रणाली दोस्तों मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबेलम, मेडुला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलमस। दोस्तों हाइपोथैलमस जो है शरीर का तापक्रम नियंत्रित रखता है, जिसके कारण दोस्तों ठंड हो या गर्मी हमेशा ही हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है लगभग दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों हर एक मौसम में हमारा जो टेम्परेचर होता है यह लगभग दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। साथ ही दोस्तों हाइपोथैलमस जो है हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा, क्रोध, घृणा, प्रेम, भूख, प्यास आदि को दोस्तों ये जो है नियंत्रित करता है। साथ ही दोस्तों थैलमस की बात करें तो थैलमस जो होता है बाहरी वातावरण को कंट्रोल करता है। जैसे दोस्तों हम बाहरी वातावरण में जब दोस्तों ठंड बढ़ता है तो इसी की वजह से हमें आभास होता है, या दोस्तों बाहरी वातावरण में गर्मी होती है तो थैलमस की वजह से ही हमें आभास हो जाता है। साथ ही दोस्तों सेरिबेलम जो है ये बैलेंस बनाने का काम करता है, अर्थात दोस्तों यह हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम दोस्तों हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ पर दिया है दोस्तों मेडुला। दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा जो है हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दोस्तों श्वसन, पाचन, पलक का झपकना, इन क्रियाओं को दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आगे दिया है कि मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। साथ ही दोस्तों मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि शरीर का जो तापमान होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो वो है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो चलिए दोस्तों
हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।